अजीज़ी नाजरीन, उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा उर्दू प्रोग्राम आओ उर्दू सीखे में हम आप सबका दिल से इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं। नाजरीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अकेडमी के इस प्रोग्राम का मकसद आपको उर्दू ज़बान सिखाना है, यानी उर्दू भाषा किस तरह हम बोलते हैं, उसका सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है, उसमें बहुत से अल्फाज को हम किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से उन अल्फाज का हम जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, फिर किस तरह से हम इक़्तिबासात या पैराग्राफ लिखते हैं। तो हम आहिस्ता आहिस्ता करके अपने मुख्तलिफ एपिसोड्स में यही सब सीखते आ रहे हैं और इसकी मशक़ करते आ रहे हैं। अब हम बढ़ रहे हैं उस हिस्से की तरफ कि जब हम न सिर्फ ये कि थोड़ा थोड़ा पढ़कर अपने आप लिखना सीखें, तो इसीलिए हम बार बार आपके सामने कोई ना कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसी नज़्म लेकर आते हैं कि जिसको सुनने के बाद आपके ज़ख़ीरा अल्फाज यानी वोकैबुलरी में इजाफ़ा हो और आप खुद लिखना और खुद बोलना सीखें। यानी अगर आपसे कहा जाए कि उर्दू ज़बान में आप इस मौजू पर कुछ कहिए, तो आप कह सकें, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू अल्फाज हों। तो इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि हम मुख्तलिफ ज़बानों के अदब के ज़रिए से भी आपको उर्दू ज़बान सिखाएं कि भाई अगर हिंदी में इस लफ्ज़ को ये कहा जाता है तो उर्दू में उसके लिए उसका मुतबादिल कौन सा लफ्ज़ है। तो बहरहाल इसी सिलसिले को जारी रखते हुए, अपनी कोशिश को जारी रखते हुए, हमने आज फिर एक बहुत अहम कहानी का इंतखाब किया है और इस कहानी का उन्वान या शीर्षक है छोटा कुबड़ा आदमी। देखिए, कहानी का उन्वान है छोटा कुबड़ा आदमी। छोटा कुबड़ा आदमी। ये एक दिलचस्प कहानी है, छोटा कुबड़ा आदमी, ये हमारा उन्वान है। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि किसी समय बगदाद में एक दर्जी रहता था। बगदाद जगह का नाम है। ठीक, बिल्कुल। बगदाद लिखते किस तरह से, अब देखिए बे के साथ गैन आ रहा है, इसलिए मैंने इस लफ्ज की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई। बे प्लस गैन प्लस दाल प्लस अलिफ प्लस दाल, बगदाद। अब बगदाद को लिखने के लिए जरूरी है कि हम इन हरफों को मुख्तसर करें। हमने बे का शोशा लिया, उसमें गैन देखिए किस तरह आया। मैं बार बार आपको बताती हूँ कि गैन जब हम लिखते हैं तो उसके शोशे को थोड़ा सा अलग लिखते हैं फे और काफ के शोशे से। जैसे बे गैन जबर बग, दाल अलिफ जबर दा, दाल साकिन, बगदाद। तो किसी समय बगदाद में एक दर्जी रहता था, वो बहुत ही मेहनती था। एक दिन दर्जी की दुकान पर एक छोटा कुबड़ा आदमी गीत गाकर भिक्षा मांगते हुए, भिक्षा के लिए क्या लफ्ज आएगा? खैरात। खैरात या भीख मांगते हुए, भिक्षा मांगते हुए आया। दर्जी उसकी मीठी आवाज और मधुर गीत सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। प्रभावित, मुतासिर। मुतासिर देखिए किस तरह लिखा जाएगा, मीम ते, मीम पिशमो, ते अलिफ ज़बर ता और से रे ज़ेर से, मुतासिर। तो ये जो लफ्ज है मुतासिर, हम अक्सर बोलते हैं कि हम किसी से प्रभावित हुए या मुतासिर हुए। तो दर्जी उसकी मीठी आवाज सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और मन ही मन यानी दिल ही दिल में उसने सोचा कि अगर मेरी पत्नी इसे सुनेगी तो बहुत प्रसन्न होगी। प्रसन्न होगी, खुश होगी। ऐसा सोचकर दर्जी ने कुबड़े को रात के खाने पर अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण, दावत। दावत। अब दावत देखिए कि कैसे लिखा जाता है, दाल
प्लस एन प्लस वाव प्लस ते, दावत। तो दाल एन जबर दा, इस तरह हम इसको मिलाएंगे, वाव ते जबर वत, दावत। तो दर्जी ने उसको कहा कि भाई तुम मेरे घर आओ। उसे लगा कि उसकी बीवी अगर इसका गाना सुनेगी तो बहुत खुश होगी। शाम को दर्जी अपनी दुकान बंद कर जब घर आया तो कुबड़ा भी आ गया। कुबड़े के मधुर संगीत और मीठी आवाज को सुनकर दर्जी की पत्नी बहुत खुश हुई। कुबड़े ने तबला बजाया और तबले की थाप पर दर्जी दंपत्ति यानी पति पत्नी यानी मियाँ बीवी ने खूब तालियां बजाईं। उनकी शाम बहुत अच्छी बीती। तो देखिए कि एक कुबड़ा है जो बहुत अच्छा गाता है, लेकिन जो दर्जी के यहाँ आता है, दर्जी की दुकान पर आता है, फिर दर्जी उसका जब अच्छा गाना सुनता है तो वो सोचता है कि उसकी बीवी अगर इस गाने को सुनेगी तो वो बड़ी खुश होगी, इसलिए वो दर्जी को अपने घर बुलाता है। आप लोगों को भी म्यूजिक में दिलचस्पी है या नहीं? जी मैम। कभी बैतबाजी या कुछ इस तरह का खेल खेलते हैं? बैतबाजी किसे कहते हैं? अच्छा, आशार की जो अंताक्षरी होती है उसे कहते हैं। अरे वाह, जबरदस्त। बहुत अच्छा जवाब है। उर्दू में बैतबाजी एक बहुत अच्छा खेल है, तालिब इल्मों के लिए भी और बड़े भी उसको खेलते हैं। बैतबाजी यानी अशार से खेलना। बैत का मतलब शेर, तो बैतबाजी यानी अशार से खेलना। जैसे हम लोग जिस तरह से गाने की अंताक्षरी खेलते हैं, पहले सुनिए कि किस तरह से बैत लिखा जाता है, क्योंकि म्यूजिक और मौसीकी का जिक्र आया। तो बे ये जबर बे, ते साकिन, बैत, बे अलिफ जबर ब, जे ये जिरजी, बैतबाजी। ये एक खेल है तालिब इल्मों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, अशार के जरिए से जिसको हम खेलते हैं। और ये बहुत पुराना एक अदबी खेल है कि जिससे तालिब इल्मों की तरबियत होती है। तो हमें जरूर जानना चाहिए, हम क्योंकि उर्दू सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि बैतबाजी क्या चीज है। तो जिस तरह से आप नगमात के जरिए से, फिल्मी नगमात के जरिए से अंताक्षरी खेलते हैं, यानी कोई भी नगमा किस हर्फ से शुरू हुआ, किस अल्फाबेट से शुरू हुआ, मसलन अलिफ से शुरू हुआ या आ से शुरू हुआ और किस अल्फाबेट पे खत्म हुआ, तो जिस अल्फाबेट से शुरू होगा फिर जिस उसके बाद जैसे किसी ने कुछ गाया और वो या पर खत्म हुआ या ये पर खत्म हुआ, तो दूसरा उसी हर्फ से या उसी अल्फाबेट से कुछ गाएगा। तो ऐसे ही अशार, जैसे एक शेर है, मुद्दतों बाद उठाए थे पुराने कागज, मीम से शुरू हो रहा है, याद रखिएगा। मुद्दतों बाद उठाए थे पुराने कागज, साथ तेरे मेरी तस्वीर निकल आई है। अब देखिए कितना खूबसूरत शेर है। हम देखिए, अब फिर वही बात है कि गजल को आप सिर्फ इश्क और मोहब्बत पे मत ले जाइए। मोहब्बत हम अपने बहुत अजीज लोगों से भी करते हैं, भाई बहनों से भी करते हैं, वालिदैन से भी करते हैं। अब हो सकता है कि हमारा कोई ऐसा साथी, कोई अजीज, कोई दोस्त हो कि जिसके साथ पुरानी तस्वीर हो वो निकल आए, तो एकदम से आदमी चौंकता है उसको देखने के बाद। तो शायर यहाँ यही कह रहा है कि मुद्दतों बाद उठाए थे पुराने कागज, साथ तेरे मेरी तस्वीर निकल आई है। अब ये पे खत्म हो रहा है, तो ये से दोबारा से आपको भाई जाहिर सी बात है जवाब जिसको देना है वो ये से शेर पढ़ेगा। तो याद उसकी इतनी खूब नहीं मीरबाज आ, याद उसकी इतनी खूब नहीं मीरबाज आ, नादान फिर वो जी से भुलाया न जाएगा। या याद माजी अजाब है यारब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे तू हाफजा मेरा। तो ये है बैतबाजी या अशार की अंताक्षरी। तो खैर चलिए, ये तो एक जिक्र आ गया। बात हो रही थी कि जो एक कुबड़ा आदमी है, छोटा कुबड़ा आदमी है, उसका गाना दर्जी को बहुत पसंद आता है और वो अपनी बीवी को उसका गाना सुनाने के लिए उसे अपने घर बुलाता है। अब दोनों की शाम बहुत अच्छी कटती है, कुबड़ा जो है वो गाना सुनाता है। दर्जी की पत्नी ने खाने में तरह तरह के व्यंजन बनाए थे, व्यंजन तरह तरह के खाने बनाए थे। अच्छा, मछली के कई स्वादिष्ट व्यंजन थे। स्वादिष्ट, लजीज। हाँ, लजीज बड़ा अच्छा लफ्ज बताया उसके लिए। लजीज यानी मजेदार, यानी लजीज, गुड, लजीज। अब उसने कई तरह के लजीज व्यंजन बनाए।
अब उसको जब उसने खाया तो जाहिर सी बात है, जब उसने बल्कि खुशबू भी जब आई, उसमें खास तौर से मछली के कई स्वादिष्ट व्यंजन थे। यानी मछली की वैरायटी थी, मछली की कई चीजें उसने बनाई थी जिनकी खुशबू से कुबड़े के मुंह में पानी आने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दिनों से भूखा हो। दर्जी और उसकी पत्नी ने जी भरकर खातिरदारी का इंतजाम किया था। अब देखिए लफ्ज आया खातिरदारी, तो खातिरदारी लफ्ज नहीं होता है, बार बार जो आपको उच्चारण के लिए कहा जाता है वो इसीलिए कि जब आप खातिरदारी लफ्ज बोलेंगे तो वो कानों को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। खातिरदारी। इंतजाम, कल आपने लफ्ज सीखा था इंतजार, इससे पहले हम आपको सिखा चुके हैं। तो इंतजार है, इंतजाम है, खातिरदारी है, इसका तलफ्फुज आपका बिल्कुल सही या उच्चारण आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो बहरहाल एक अच्छी खातिरदारी कुबड़े की जा रही थी। सभी बातें करते हुए भोजन कर रहे थे। खाना खा रहे थे। अचानक कुबड़े के गले में कुछ फंस गया। उसने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लिया और देखते ही देखते मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुबड़े के गले में कुछ फंस गया, क्या फंसा होगा? मछली का कांटा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात है। दर्जी और उसकी पत्नी बहुत डर गए। उन्होंने कान लगाकर उसके दिल की धड़कन सुननी चाहिए, परंतु उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। दर्जी ने कहा, जरूर इसके गले में मछली का कांटा फंस गया है। सही जवाब दिया आपने राजेश। लगता है ये मर गया है। हे भगवान, अब हम लोग क्या करेंगे? दर्जी की पत्नी रोने लगी। दर्जी बोला, चलो इसे डॉक्टर के घर छोड़ आते हैं। यदि कोई देखेगा भी तो सोचेगा कि डॉक्टर ने मारा होगा। अब ये दोनों घबरा गए कि कैसे अपनी जान बचाएं, तो सोचा कि डॉक्टर के लिए चलते हैं। अच्छा, तो वो दोनों कुबड़े को डॉक्टर के घर ले गए। अभी आधी रात बीत चुकी थी। उन्होंने डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक दी। डॉक्टर के नौकर ने दरवाजा खोला। दर्जी बोला, हमारे साथ रोगी है। रोगी, बीमार। हाँ, और उसके लिए एक अच्छा लफ्ज है मरीज। तो मीम जबर मां और रे ये ज़्वाद, रे ये ज़र्री, ज़्वाद साकिन, मरीज। देखिए कैसे, मीम प्लस रे प्लस ये प्लस ज़्वाद, मरीज। और लिखा हमने कैसे, मीम को शॉर्ट किया। देखिए रे को जब लाते हैं तो थोड़ा सा लंबा ले आते हैं, फिर ये का शोशा लिया, फिर उसमें पूरा ज़्वाद, मीम जबर मां, रे ये ज़र्री और ज़्वाद साकिन, मरीज। तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ पेशेंट है, मरीज है। अब डॉक्टर जाहिर सी बातें देखेगा, कृपया डॉक्टर को जल्दी से बुलाओ। नौकर जब तक डॉक्टर को बुलाने गया तब तक वो दोनों कुबड़े को सीढ़ियों पर लिटाकर भाग गए, छोड़ गए दोनों। डॉक्टर हड़बड़ाता हुआ सीढ़ियां उतरकर नीचे आने लगा तो कुबड़े से टकरा गया। उसने कुबड़े की नाड़ी देखी, उसकी नाड़ी, नब्ज देखी। नब्ज कैसे लिखेंगे? ये भी एक अच्छा खूबसूरत लफ्ज है, तो आप देख सकते हैं, इसको सीखिए जरूर लिखना और इसका तलफ्फुज भी। नब्ज, मरीज, नून बे और ज़्वाद, नब्ज। देखिए नून को हमने मुख्तसर किया, बे का शोशा लिया, फिर उसमें ज़्वाद, नब्ज, नब्ज। उसने उसकी नब्ज देखी, उसकी नाड़ी देखी और बहुत कोशिश की कि वो ठीक हो जाए, पर सफल नहीं हो पाया, कामयाब नहीं हो पाया। भयभीत डॉक्टर, भयभीत, डरा हुआ, हाँ, खौफजदा, इसका तलफ्फुज खौफजदा डॉक्टर सोचने लगा, आखिर ये आदमी यहाँ आया कैसे? अगर किसी ने देख लिया तो यही सोचेगा कि मैंने इसे मारा है। सुल्तान के पहरेदारों के देखने से पहले ही मुझे इसे ठिकाने लगाना होगा। डॉक्टर भी डर गया बेचारा। डॉक्टर का पड़ोसी एक बहुत ही मेहनती किसान था। डॉक्टर कुबड़े को उठाकर पड़ोसी के घर गया। अब जायज होते, वो तो जो दर्जी था वो डॉक्टर के यहाँ डाल गया उसे, और डॉक्टर ने सोचा वो क्या करे, तो वो किसान के यहाँ ले जा रहा है, उसके पड़ोसी के यहाँ। कुबड़े को उठाकर पड़ोसी के घर गया और उसके घर की चिमनी में कुबड़े को डालकर अपने घर वापस लौट आया। किसान सो रहा था। कुबड़ा धमाके की आवाज के साथ चिमनी में गिरा, जिससे किसान जाग गया। वहां कौन है? वो चिल्लाया। कोई उत्तर न पाकर किसान खुद उठकर देखने गया। देखिए लफ्ज खुद बोला कीजिए, खुद नहीं बोलते, क्योंकि खुद बोलेंगे तो बहुत कानों को खराब लगते हैं और तलफ्फुज, वो उच्चारण भी गलत है। तो वो खुद देखने गया। मरे हुए कुबड़े को देखकर वो हैरान रह गया, सोचने लगा। अब उसने देखा कि उसे भी लगा कि कुबड़ा मर चुका है।
आखिर ये यहाँ आया कैसे? अब ये एक सवाल उसके सामने भी था। देखिए लफ्ज है आखिर, आखिर कोई लफ्ज नहीं होता या आखिरी कोई लफ्ज नहीं होता, आखिर या आखिरी, खुद, खुदा, खूब, इस तरह से। ये यहाँ आया कैसे? ये तो मरा हुआ लगता है। यदि किसी ने देख लिया तो इसकी मौत का कारण मैं ही समझा जाऊंगा। यदि अगर मैं फांसी पर चढ़ना नहीं चाहता हूं, मुझे इससे छुटकारा पाना ही होगा। किसान ने उस कुबड़े को अपने कंधे पर उठाया और रात के अंधेरे में एक अंधेरी पतली गली में उसे चुपचाप दीवार के सहारे खड़ा करके लौट आया। अब देखिए यहाँ एक लफ्ज आया खड़ा। अब खड़े में देखिए फिर खे का इस्तेमाल देखिए, खे प्लस रे प्लस अलिफ। तो ये देखिए मैं ये जो आपके मुरक्कब हरूफ हैं, चाहे वो खे हो छे हो, ये क्योंकि दो हरफों से मिलकर बनते हैं, तो खड़ा, खे जबर खा। और देखिए रे को किस तरह से हम लंबा लेते हैं। ये मैंने अक्सर आप लोगों को बताया है कि रे हो या जे हो या रे हो, ये थोड़ा सा इसको अगर हम लंबा खींच के लिखते हैं तो लिखने में खूबसूरत लगता है। तो खड़ा, खे जबर खा, रे अलिफ जबड़ा, खड़ा। लेकिन दाल की शक्ल ये नहीं होती है। दाल की शक्ल मैं कई मर्तबा बता भी चुकी हूँ कि दाल की शक्ल हल्की सी रे की तरह से हो जाती है, मतलब जैसे आप रे लिखते हो उस तरह, उसको हम खींचते नहीं है। तो बहरहाल वो उसको खड़ा करके लौट आया। किसान ने करीब 1 घंटे के बाद एक सौदागर उस रास्ते से जा रहा था। उसने खूब शराब पी रखी थी। अब देखिए क्या हुआ, दर्जी की यहाँ उसकी हलक में कांटा चुभा, वो बेहोश हुआ। वो समझा कि ये मर चुका है, वो डॉक्टर के यहाँ छोड़ने गया और उस डॉक्टर के यहाँ छोड़ के भाग आया। उसके बाद डॉक्टर ने उसको किसान के यहाँ उसे मरा हुआ समझ के डाल दिया। फिर किसान ने जब देखा तो वो उसको एक किनारे एक दीवार से लगा के खड़ा करके चला गया। अब इसका टकराव होता है एक सौदागर से। करीब 1 घंटे के बाद एक सौदागर उस रास्ते में जा रहा था। उसने खूब शराब पी रखी थी। कोने में खड़े कुबड़े को उसने चोर समझकर जोर से मुक्का मारा। उसे लगा कि ये चोर है और इसको मारो, पकड़ के रात में लोगों को लूटने आया है, जिससे कुबड़ा नीचे गिर पड़ा। सौदागर विलाप करने लगा, रोने लगा। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मैंने इसे मार दिया है। अब वो ये समझा कि उसने जो मुक्का उसको मारा है, घूसा मारा है, उससे वो मर गया, क्योंकि वो शराब के नशे में था। मुझे क्या पता, मैं नहीं जानता था कि ये मर जाएगा। यदि मैं जानता कि मेरे मुक्के से ये मर जाएगा तो मैं इसे कभी नहीं मारता। सौदागर वहीं बैठकर अपना सिर पकड़कर विलाप करने लगा। सौदागर ने स्वीकार कर लिया। सुबह सुल्तान के सेवकों ने उसे वहां देखा तो पकड़कर सुल्तान के सामने ले आए। अब ये रोध हो रहा है तो ऐसे में बादशाह के आदमी वहां से गुजरे और उसको पकड़ के ले आए। सौदागर ने स्वीकार कर लिया, मान लिया, हाँ, कबूल कर लिया। सौदागर ने ये बात कबूल कर ली। देखिए बहुत सुना होगा निकाह कबूल है, तो कबूल कर लिया, यानी बात मान ली उसने, कबूल। तो सौदागर ने ये बात कबूल कर ली कि मुक्का मारने से उस व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति, इंसान। उसने कुबड़े को चोर समझ लिया। तो उसने कहा कि मैंने समझा कि ये चोर है, मैंने इसको एक घूसा मार दिया, एक मुक्का मार दिया, तो इसका इंतकाल हो गया। राज्य के नियम के मुताबिक उसे फांसी की सजा सुनाई गई। नियम, कानून। जब सौदागर को जनता के बीच फांसी दी जा रही थी तभी भीड़ में आवाज आई, रुको, कृपया उसे फांसी नहीं दो, दोषी मैं हूं। दोषी, गुनहगार, कसूरवार, दोनों लफ्ज अच्छे हैं। तो कसूरवार या गुनहगार, देखिए कैसे लिखा जाएगा। तो कसूरवार या फिर गुनहगार, पाप के नुक्ते। तो ये कसूरवार, उसने कहा कि मैं कसूरवार हूं या मैं गुनहगार हूं। उसने कहा तभी भीड़ में आवाज आई, रुको, कृपया उसे फांसी नहीं दो, दोषी मैं हूं, मैंने ही उस कुबड़े को मारा है। किसान ने सामने आकर पूरी कहानी सुना दी। सुल्तान ने सौदागर की जगह किसान को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया। किसान को पकड़कर फांसी की जगह पर लाया गया। अब क्या होगा? किसान फांसी चढ़ जाएगा?
अभी गले में रस्सी डाली ही गई थी कि तभी भीड़ में से दूसरी आवाज आई। ये आवाज डॉक्टर की थी। अब डॉक्टर ने सामने आकर पूरी कहानी सुनाई और खुद को दोषी बताया। अब देखिए डॉक्टर आ गया। दोषी कसूरवार वही यानी गुनहगार किसान को छोड़कर अब सुल्तान की आज्ञा इजाजत से डॉक्टर को फांसी दी जाने वाली थी। तभी भीड़ में से एक और आवाज फांसी रोकने के लिए आई। ये आवाज दर्जी की थी। वो सामने आकर बोला, हुजूर, इनमें से कोई दोषी नहीं, कोई गुनहगार नहीं, दोषी तो मैं हूं। अब देखिए गुनहगार या कसूरवार दोनों लफ्ज आप सीख लीजिए। गुनहगार गाफ प्लस नून प्लस छोटी हे प्लस गाफ प्लस अलिफ प्लस रे, गुनहगार। तो गाफ का शोशा, नून का, फिर हे, फिर गाफ अलिफ जबर गा, ऐसे गुनहगार। ऊपर और लिख के दिखाती हूँ एक मर्तबा ताकि आप लोग ठीक से इसको देख सकें। गुनहगार का जुमला कौन बताएगा? गुनहगार का जुमला कौन गुनहगार था इसमें, इस कत्ल में या उसको मारने के लिए? चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई बात नहीं। तो उसने कहा दर्जी ने कि हुजूर, इनमें से कोई दोषी नहीं, दोषी तो मैं ही हूं। मैंने ही कुबड़े को मारा है, मैंने ही उसे खाने पर बुलाया था। खाना खाते समय मछली का कांटा उसके गले में फंस गया था और वो मर गया। आप कृपया इन सभी को छोड़ दें और मुझे सजा दें। तो अब क्या हुआ आखिर में आके? मामला दर्जी पर महदूद हो गया कि दर्जी ने कहा कि नहीं, मैंने इसको मारा है। ये सुनकर सुल्तान हंसने लगा। सुल्तान ने जब ये सुना कि भाई एक के बाद एक लोग आ रहे हैं और लोग जो है वो अपना कसूर, अपना गुनाह मान रहे हैं, और बोला, ठीक है, तुम में से कोई भी दोषी नहीं है। उसने कहा कि तुम में से कोई भी गुनहगार नहीं, कोई भी कातिल नहीं, कोई भी कसूरवार नहीं। ये कुबड़ा अपनी स्वाभाविक मौत मरा है। स्वाभाविक नेचुरल यानी जिस तरह इसकी किस्मत में मौत लिखी थी इस तरह से इसकी मौत आई है। अब बादशाह ने कहा कि भाई तुम लोग जाओ, मैं तुम सबको छोड़ रहा हूं। डॉक्टर ने सामने आकर आदर पूर्वक कहा, आदर पूर्वक बहुत इज्जत से, बहुत सम्मान से कहा, हुजूर, मुझे नहीं लगता है कि ये आदमी, क्या कहा डॉक्टर ने आके, ये भी मरा नहीं है, जिंदा है। हाँ तो बड़ा अच्छा सुना। डॉक्टर ने सामने आकर आदर पूर्वक कहा, हुजूर, मुझे लगता है कि ये आदमी मरा नहीं है। अब देखिए, क्योंकि जब डॉक्टर भी जल्दी जल्दी में देख रहा था, जिस टाइम उसको देखा था, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक बार फिर इसका निरीक्षण करना चाहता हूँ। निरीक्षण, चेकअप करना चाहता हूँ, जांच इसकी करना चाहता हूँ, यानी ये देखना चाहता हूँ कि आखिर मामला क्या है। सुल्तान की अनुमति पाकर, इजाजत अनुमति पाकर डॉक्टर उसे देखने लगा। अब इजाजत का जुमला कौन बताएगा? अब एक जुमला तो बन ही जाना चाहिए, वरना हम लिखना कैसे सीखेंगे? इजाजत, अलिफ जेर ए, जीम अलिफ जबर जा, जे ते जबर जत, इजाजत। क्या बनेगा जुमला बताइए इजाजत का? इजाजत, अरे भाई, बच्चा क्लास में खड़ा होता है, कुछ पूछता है टीचर से, तो उस्ताद ने तालिबे इल्म को पानी पीने की इजाजत दी। वो सामने का जुमला है हमें, क्योंकि देखिए हमारा मकसद, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोगों को जबान में हम किस तरह से किसी भी, जब हम कोई जबान लिखते हैं तो किस तरह से हम किसी लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। अब इजाजत अगर हम जुमले में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? हमारा मकसद ये है कि अल्फाज का इस्तेमाल आप लोग सीखें
और जब आप इस्तेमाल करना अल्फाज का सीख जाएंगे, भाई जखीरा हमारे पास बहुत है, हमारे पास बहुत सारी वोकैबुलरी है, बहुत सारे शब्द हैं, पर उनको हम किस तरह से इस्तेमाल करें ये भी तो आना चाहिए ना, उनका यूज क्या है। तो ऐसे ही इजाजत, तो देखिए उस्ताद ने तालिबे इल्म को, हम यूं भी कह सकते हैं, बाहर जाने की इजाजत दी। ये एक ही जुमला है, 2 लाइन मत समझ लीजिएगा। इजाजत दी, उस्ताद ने तालिब इल्म को बाहर जाने की इजाजत दी। तो बहरहाल उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि हुजूर मुझे ये लगता है कि ये आदमी मरा नहीं है, आप अगर इजाजत दें तो मैं फिर से इसका चेकअप कर लूं, इसको जांच लूं, इसको देखूं कि ये मामला क्या है। सुल्तान की अनुमति पाकर डॉक्टर उसे देखने लगा। डॉक्टर ने उसको चेक करना शुरू किया। उसने कुबड़े के मुंह में अपना हाथ डाला और क्या किया, कांटा निकाल लिया, मछली के कांटे को खींचकर बाहर निकाल लिया। बताए, जो चीज फंसी हुई थी उसके गले में यहाँ, तो उसने उसके मुंह में हाथ डाला और मछली के कांटे को पकड़कर खींच लिया। अब हम एक लफ्ज कांटा बार बार पढ़ते आ रहे हैं, लिखेंगे कैसे कांटा, देखिए, काफ प्लस अलिफ प्लस नून प्लस टे प्लस अलिफ, कांटा। तो काफ अलिफ ज़बर का, नून टे अलिफ ज़बर टा, कांटा। अब देखिए काफ की शक्ल किस तरह से अलिफ में जोड़ा, अगर शुरू में आ रहा है काफ अलिफ ज़बर का, नून टे अलिफ ज़बर टा, कांटा। और नून की आवाज जो है वो यहाँ नून गुन्ना की आवाज निकलेगी, ये आवाज जो है वो नून की नहीं निकलेगी बल्कि कांटा, अंक की बिंदी की आवाज निकलेगी। तो सुल्तान की अनुमति पाकर डॉक्टर उसे देखने लगा और उसने कुबड़े के मुंह में अपना हाथ डाला और कांटा पकड़कर खींच लिया। कुबड़े ने जोर से सांस ली और अपनी आंखें खोल दी। भीड़ खुशी से चिल्ला उठी। यानी क्या हुआ है, आखिर क्या हुआ, वो इंसान जिंदा था, वो इंसान जिंदा था। यानी देखिए कि जरा सी गलत फहमी ने, यानी लोग इसलिए घबरा गए कि दर्जी ने देखा कि वो बेहोश हुआ था, वो मरा नहीं था, लेकिन क्योंकि दर्जी को भी अंदाजा नहीं था कि वो आदमी मरा नहीं है, बेहोश है, तो उसने उसको मरा हुआ समझ के ले जाके छोड़ा डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर भी यही समझा कि ये मर चुका है तो इसका इल्जाम मेरे सर आ जाएगा, उसने उसे ले जाके छोड़ा किसी और के यहाँ। और जब किसान को कोई चीज धम से गिरने की आवाज आई तो उसने उसे छोड़ा ले जाके सड़क पर एक दीवार के सहारे। दीवार के सहारे जब छोड़ा तो उसे वहां पे एक सौदागर ने मुक्का मार दिया। उसने सोचा कि ये चोर है, वो खड़ा हुआ था। तो सब लोग यही समझते रहे और बादशाह तक मामला पहुंच गया जब लोगों ने देखा कि ये, उसने कहा कि भाई मैंने इसको मारा है। लेकिन देखिए इस यहाँ पर एक चीज बहुत अहम सामने आ रही है, वो ये कि जितने लोगों से उसका वास्ता पड़ा सब लोग ईमानदार थे। ये एक हादसा था कि इत्तेफाक से कांटा उसके गले में चुभा और वो कांटा जब चुभने की वजह से या फंसने की वजह से कांटा वो बेहोश हो गया और सब लोग ये समझ रहे थे कि ये मर चुका है। अब हर आदमी ये सोच रहा था कि इसकी मौत का इल्जाम मेरे सर आएगा, लेकिन कोई भी उसमें से आदमी जो है वो खराब नहीं था। सबने कोशिश की कि किस तरह से उनकी जान बच जाए, पर जब उन्होंने देखा कि कोई बेकसूर आदमी उनकी वजह से फांसी पर चढ़ जाएगा तो वो सब आ गए और हर एक ने कहा कि नहीं मैंने मारा, मैंने मारा, मैंने मारा। और इस तरह से बादशाह ने कहा कि तब बादशाह को भी समझ में आ गया कि भाई नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो इन लोगों ने, सबने जो है वो किसी भी तरह से करके वो ये बात वाजे कर दी कि किसी ने उसको नहीं मारा था। बादशाह को भी यकीन आ गया। बादशाह ने कहा कि ये तो कुदरती मौत मरा है, फितरी मौत मरा है, नेचुरल मौत मरा है। तो उसने कहा मैं सबको छोड़ दूंगा। लेकिन ऐसे में फिर क्या हुआ, डॉक्टर को कुछ जोश आ गया और उसने कहा कि मैं कोशिश करता हूं कि इसको देख लूं, तो वो इस तरह जिंदा निकल आया। तो देखिए यहाँ इस कहानी से जहां हमने बहुत कुछ सीखा, हमने लफ्जों को लिखना सीखा, जुमले बनाना सीखा, तलफ़ुज़ सीखा, साथ साथ एक बहुत अहम सीख, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है।
कुदरत की बहुत बड़ी नेमत है ईमानदारी, इसीलिए सब लोग बच गए और उस कुबड़े की भी जान बच गई। तो बहरहाल कहानी में खोने की जरूरत नहीं है, लफ्जों को अपने दिलो दिमाग में इकट्ठा कीजिए, बहुत सारी वोकैबुलरी बढ़ाइए और जब आप बोले तो तलफ्फुज सही हो, अल्फाज आपके पास खूबसूरत हो, तो फिर देखिए आप कितनी अच्छी जबान बोलेंगे। हम सबके साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया।